जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मुख्य समाचारों में समय पर होंगे विधानसभा चुनाव। एएनएम भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए पोर्टल पर अभ्यर्थी कर सकेंगे संशोधन। नौकरी बदली है तो खाता भी खुद करे स्थानांतरित। कनिष्ठ सहायक की टंकण परीक्षा में 6405 अभ्यर्थी सफल। विभिन्न केवाईसी की तिथि 31 मार्च तक बढ़ी। अब 3 को सार्वजनिक होगी 6000 अभ्यर्थियों की सूची। और नियमित और अनुकंपा नियुक्ति के लिए अलग अलग नहीं हो सकते पे स्केल। अब समाचार डिटेल में देख लेते हैं। चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी लगेगी सतर्कता डोज। 15 से 18 वर्ष के किशोरों को 3 जनवरी से लगेगा टीका। हेल्थ वर्कर व बीमार बुजुर्गों को 10 जनवरी से सतर्कता डोज। लखनऊ। कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी प्रिकॉशन सतर्कता डोज लगाई जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बीमार लोगों के साथ ही इन्हें भी वैक्सीन की सतर्कता डोज लगाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 15 से 18 वर्ष के लिए किशोर वैक्सीन लगवाने के लिए 1 जनवरी से पंजीकरण करा सकेंगे और 3 जनवरी 2022 से नई टीका लगाया जाएगा। इस आयु वर्ग के लोगों को सिर्फ कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष की उम्र के 1.40 करोड़ किशोर हैं। यह ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ टीकाकरण केंद्रों पर जाकर भी अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए टीकाकरण केंद्रों पर अलग अलग काउंटर तैयार किए जा रहे हैं। वहीं 20 लाख हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर व 60 वर्ष से अधिक उम्र के 37.54 लाख बीमार लोगों को सतर्कता डोज लगाई जाएगी। इस तरह कुल 57.54 लाख लोगों को सतर्कता डोज 10 जनवरी 2022 से लगना शुरू होगी। बीमार बुजुर्गों को सतर्कता डोज लगवाने के लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वर्कर जो कोविन पोर्टल पर सामान्य नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें अपना रोजगार प्रमाण पत्र दिखाने पर सरकारी टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन की सतर्कता डोज लगाई जाएगी। 9 महीने या 39 सप्ताह के बाद यह डोज लगाई जाएगी। प्रदेश में करीब 16,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र हैं। समय पर होंगे विधानसभा चुनाव। 1 घंटा बढ़ेगी मतदान की अवधि। डिजिटल रैलियों पर विचार करेगा निर्वाचन आयोग। 3 साल से अधिक समय से तैनात कर्मचारियों का होगा तबादला। 80 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांगों को घर बैठे मतदान की सुविधा। चुनाव में यह भी दिव्यांग मतदाताओं को लाने वापस ले जाने की मुफ्त सुविधा होगी। उसके लिए व्हीलचेयर का इंतज़ाम होगा। राज्य में स्थापित कम से कम 1 लाख पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। प्रदेश में अब तक लगभग 10.64 लाख दिव्यांग वोटर और 80 वर्ष से अधिक आयु के 24.03 लाख मतदाताओं को चिन्हित किया गया है। निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड के बचाव के साथ चुनाव कराना प्राथमिकता। सुशील चंद्रा। लखनऊ। चुनावी तैयारी को परखने के लिए राजधानी के 3 दिवसीय दौरे पर आए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से कराने के संकेत दिए हैं। ये कहते हुए कि सभी राजनीतिक पार्टियों की भी यही मांग है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के मद्देनज़र आयोग की ओर से उठाए गए एहतियात कदमों और आगे लागू की जा सकने वाली व्यवस्थाओं का ब्यौरा देकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने गुरुवार को कहा कि समय से निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड से बचाव के साथ चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता है। यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव में मतदान की अवधि 1 घंटा बढ़ाई जाएगी। योजना भवन में मीडिया से मुखातिब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। उन्होंने बताया कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आयोग ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव और राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से भी विचार विमर्श किया है। स्थानीय स्तर पर कोरोना संक्रमण की स्थिति, गृह व स्वास्थ्य मंत्रालयों के दिशा निर्देशों और राजनीतिक दलों से मशवरा करने के बाद चुनाव की नई गाइडलाइन बनाई जाएंगी। इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। और कहा कि कई राजनीतिक दलों ने चुनाव में रैलियों की संख्या और उससे आगे आने वाले लोगों की संख्या को सीमित करने की मांग की है। चुनावी रैलियों को डिजिटल माध्यम से आयोजित करने के विकल्प पर भी आयोग विचार कर रहा है। चुनाव की गाइडलाइन को बनाते समय आयोग इन सभी बातों का ध्यान रखेगा। अब 3 को सार्वजनिक होगी 6000 अभ्यर्थियों की सूची। लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 शिक्षक भर्ती में विसंगति होने से चयनित नहीं हो सके थे आरक्षी अभ्यर्थी। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर बेसिक शिक्षा विभाग 6 जनवरी को ही देगा नियुक्ति। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने के दावेदार लगभग 6000 अभ्यर्थियों की सूची गुरुवार को सार्वजनिक नहीं हो सकी। सचिव परिषद प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि चयनित सूची तैयार की जा रही है, गुरुवार को अपरिहार्य कारणों से नहीं दे पा रहे हैं। अब चयनित सूची 3 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। संबंधित जिलों में अभिलेखों का परीक्षण
4 व 5 जनवरी को होगा। इसमें मिले अहर् अभ्यर्थियों को 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अधिकारियों व कार्मिकों की अनदेखी से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का अपेक्षित चयन नहीं हो सका था। आंदोलन करने वालों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने विसंगति से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को चयनित करने की समय सारणी जारी की थी। परिषद के अधिकारी उसका भी तय समय में अनुपालन नहीं कर सके। विभिन्न केवाईसी की तिथि 31 मार्च तक बढ़ी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और उसके नियंत्रण में आने वाले सभी अन्य संस्थाओं के लिए नियमित केवाईसी अपडेट करने की तिथि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इस आदेश का मतलब यह है कि जिन ग्राहकों ने अपने बैंक अकाउंट से संबंधित नियमित केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनका अकाउंट फिलहाल 31 मार्च तक प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर जारी अनिश्चितताओं को देखते हुए ऐसा किया है। आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक ग्राहकों के खिलाफ केवाईसी अपडेट करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने की भी सलाह दी है। इससे पहले आरबीआई ने कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए इस वर्ष मई में अपने नियंत्रण वाले संस्थानों के लिए केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि दिसंबर तक बढ़ा दी थी। केंद्रीय बैंक ने केवाईसी अपडेट करने के मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर ग्राहकों पर दिसंबर अंत तक ग्राहकों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने से भी मना किया। नौकरी बदली है तो खाता भी खुद ही स्थानांतरित करें। ई नॉमिनेशन के लिए कर्मचारियों को मिली राहत। पीएफ खाते के आधार नंबर से लिंक करने और नॉमिनी जोड़ने के लिए ईपीएफओ ने अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की थी। अभी भी तमाम खाता धारकों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे खाता धारकों को राहत देते हुए ईपीएफओ ने अंतिम तिथि के बाद भी प्रक्रिया पूरी करने की छूट दे दी है। इसके लिए कोई अंतिम तिथि निश्चित नहीं की गई है। ईपीएफओ ने ऑनलाइन प्रक्रिया को बनाया आसान। नई सुविधा से कर्मचारियों को खाता स्थानांतरण की समस्या से मिलेगी निजात। गोरखपुर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारक नौकरी बदलने के साथ अपना खाता भी खुद स्थानांतरित कर सकेंगे। ईपीएफओ के सभी सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। खाता धारकों की सुविधा के लिए ईपीएफओ ने अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बना दिया है। प्रक्रिया पूरी करने के लिए ज़रूरी है कि आपका पीएफ खाता आधार नंबर से लिंक हो और मोबाइल नंबर और अन्य ज़रूरी जानकारियां अनिवार्य रूप से अपडेट हो। इससे कर्मचारी को पुराने नियोक्ता या मौजूदा कंपनी में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे स्थानांतरित होगा खाता धारक को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। यहाँ सर्विसेज सेक्शन में दिए फॉर एम्प्लॉयज़ लिंक पर क्लिक करते ही यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ कर्मचारी को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। इससे संबंधित कर्मचारी का प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। यहाँ ऑनलाइन सर्विस लिंक पर जाकर वन मेंबर वन अकाउंट विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ वर्तमान नियुक्ति से जुड़ी जानकारी और पीएफ खाता को सत्यापित करना होगा। इसके बाद गेट डिटेल्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इससे खाता धारक की पिछली नियुक्ति के पीएफ खाते के ब्यौरा खुल जाएगा। खाता धारक द्वारा ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को स्वहस्ताक्षरित करते ही पिछले नियोक्ता व वर्तमान नियोक्ता में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। दोनों में से किसी भी नियोक्ता को चुनकर मेंबर आईडी या यूएन देना होगा। अंत में गेट ओटीपी वन टाइम पासवर्ड विकल्प पर क्लिक करके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आईओटीपी को दर्ज कर सबमिट का बटन दबाएं। ऐसा करते ही वर्तमान नियोक्ता के पोर्टल पर खाता धारक का ब्यौरा प्रदर्शित होने लगेगा, जिससे वर्तमान नियोक्ता को डिजिटल हस्ताक्षर से अनुमोदित करना होगा। अनुमोदन के बाद अगले दिन संबंधित ईपीएफओ कार्यालय में ब्यौरा प्रदर्शित होने लगेगा। जब भी ईपीएफओ सदस्य नए संस्थान में नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें अपना सही विवरण फॉर्म 11 में दर्ज कराना चाहिए। इससे तमाम प्रक्रियागत बाधाओं से राहत मिलेगी। वे विभाग की ऑनलाइन सुविधाओं का समुचित लाभ ले सकेंगे। एएनएम भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए पोर्टल पर अभ्यर्थी कर सकेंगे संशोधन। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 6 फरवरी को दिव्यांग भी कर सकेंगे आवेदन। मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी में संशोधन की सुविधा 12 जनवरी तक कर सकेंगे संशोधन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एएनएम की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियां पोर्टल पर दर्ज सूचनाएं संशोधित कर सकेंगे। उन्हें मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी संशोधन की भी सुविधा दी गई है। आवेदन का शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधन कार्य 12 जनवरी तक किए जा सकेंगे। आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,212 पदों पर चयन के लिए 15 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया था। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों ने आयोग को प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में त्रुटिवश अपना जेंडर कॉलम में महिला के स्थान पर पुरुष अंकित कर दिया गया है।
विज्ञापन के पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसलिए वे आवेदन नहीं कर पाए हैं। इसी तरह से कुछ अभ्यर्थियों ने लिखा कि गलती से क्षैतिज आरक्षण के संबंध में अपनी श्रेणी दिव्यांगजन अंकित कर दिया है। विज्ञापन में दिव्यांगजन का चिन्हांकन न होने से भी वे आवेदन नहीं कर पा रहे। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में जिन महिला अभ्यर्थियों की ओर से जेंडर कॉलम में महिला की जगह पुरुष अंकित कर दिया गया है, उन्हें स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के विज्ञापित पदों पर आवेदन करने की सुविधा दी जा रही है। अभ्यर्थी आवेदन करके शुल्क भुगतान के बाद मूल विज्ञापन के आवेदन पत्र में संशोधन करना होगा। संशोधन न होने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इस पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन मान्य नहीं है। विज्ञापन में दिव्यांगजन को आरक्षण दिए जाने का कोई चिन्हांकन नहीं किया गया है। कोर्ट के आदेश पर याची व उसके सामने स्थिति वाले अन्य दिव्यांगजन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दिव्यांगजन श्रेणी का आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी तरह वे अभ्यर्थी जिनके मोबाइल नंबर व ईमेल गलत होने से OTP नहीं मिल पा रहा है, उन्हें संशोधन कराने की सुविधा दी जाएगी। सचिव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 5 जनवरी ही रहेगी। अभ्यर्थी शुल्क जमा करके अनुन्वय प्रविष्टियों में संशोधन 12 जनवरी तक कर सकेंगे। कनिष्ठ सहायक की टंकण परीक्षा में 6405 अभ्यर्थी सफल। परिणाम वेबसाइट पर घोषित। अभिलेख परीक्षण की सूचना अलग से जारी करेगा आयोग। लखनऊ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक 2019 की टंकण परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 6405 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जबकि एक अभ्यर्थी को विधिक श्रेणी में रखा गया है, जिसका परिणाम चयन आयोग के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की ओर से जारी विज्ञप्ति में लिखा है कि विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 1403 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी। इसमें सफल 13,954 अभ्यर्थियों की दूसरे चरण में हिंदी व अंग्रेजी की टंकण परीक्षा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में 23 जून से 29 जुलाई तक कराई गई थी। हिंदी और अंग्रेजी की टंकण परीक्षा में 6405 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। सचिव ने बताया कि एक अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा का परिणाम विदर्भ में रखा गया है, जिसका अंतिम चयन आयोग के निर्णय के अधीन होगा। टंकण परीक्षा में 3360 अभ्यर्थी असफल व 4188 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सभी का परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थी के अर्हता व अभिलेख परीक्षण के संबंध में वेबसाइट पर अलग से जानकारी दी जाएगी। नियमित और अनुकंपा नियुक्ति के लिए अलग अलग नहीं हो सकते पे स्केल। सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने खारिज की उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि नियमित नियुक्ति और अनुकंपा नियुक्ति के तहत कर्मचारियों के लिए 2 अलग अलग पे स्केल नहीं हो सकते। कोर्ट ने कहा, जैसे ही कोई व्यक्ति एक निश्चित पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह उस पद का वेतन पाने का अधिकारी होता है, चाहे वह अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर ही क्यों ना नियुक्त हुआ हो। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त की गई महिला को उस पद के लिए तय वेतनमान देने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने महिला को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पद पर नियुक्ति तो दे दी थी, लेकिन उसे उस पद के लिए तय वेतनमान से कम वेतनमान दिया जा रहा था। महिला को 6500 से 10,500 का वेतनमान दिया जा रहा था, जबकि इस पद के लिए निर्धारित वेतनमान 8,000 से 13,500 रुपये था। हाईकोर्ट ने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पद के लिए निर्धारित वेतनमान दिलाए जाने की महिला की मांग स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 8,000 से 13,500 का वेतनमान देने का निर्देश दिया है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने दिसंबर माह की शुरुआत में आदेश दिए थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करते हुए उपरोक्त बात कही थी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि महिला के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सृजित अतिरिक्त पद पर की गई है। सरकार ने यह भी कहा था कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पद पर तो अनुकंपा नियुक्ति दी ही नहीं जा सकती। कोर्ट ने प्रदेश सरकार की यह दलील खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने ही महिला को अनुकंपा नियुक्ति में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पर नियुक्ति दी है। अब वह दलील